हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटॉमिक रेडियस पे। ठीक है, हम बात करने वाले हैं एटॉमिक रेडियस पे। बहुत ही शानदार वीडियो होगा एटॉमिक रेडियस पे। ठीक है, और अगर आप जेई या नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है। इसी के साथ साथ जो नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं 25 सालों में एटॉमिक रेडियस से, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यार बिना देरी के शुरू करते हैं एटॉमिक रेडियस को। ठीक है, हाँ तो दोस्तों हम बढ़ते हैं एटॉमिक रेडियस पे और समझते हैं यार एटॉमिक रेडियस क्या होती है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। देखो यार, ये एक एटम है। ठीक है, ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है। और ध्यान समझना एटॉमिक रेडियस क्या होती है। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये एक एटम है। ठीक है, ये एक एटम है। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। तो यार जो न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो डिस्टेंस है, इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, क्या वापस, ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, तो न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उसकी डिस्टेंस है, वही होती है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, यही है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एक बार और समझते हैं। देखो ये एक एटम है। ठीक है, ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो डिस्टेंस है, इसी को बोला जाता है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, इसी को बोला जाता है एटॉमिक रेडियस, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब यार एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना। ठीक है, देखो जो एटॉमिक रेडियस है, ठीक है, ये जो एटॉमिक रेडियस है, इसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, इसको डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। क्यों, समझते हैं इसको भी। क्योंकि यार जो एटम है वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। ठीक है, कभी सिंगल एटम नहीं पाया जाएगा, है ना। तो एटम है, कभी भी फ्री स्टेज में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, मतलब एक सिंगल एटम कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे एटम मिलेंगे उसके साथ। ठीक है, तो यार एक तो ये बड़ी दिक्कत है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस को मेजर करने में। और दूसरी बड़ी दिक्कत ये है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उसकी बाउंड्री फिक्स नहीं होती है। कैसे समझते हैं इसको भी। देखो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, देखो जो इलेक्ट्रॉन है, जो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो वेव नेचर का होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चक्कर लगाता है कुछ, है ना। तो इसकी बाउंड्रीज फिक्स नहीं है। ठीक है, इसलिए भी यार क्या है, एटॉमिक रेडियस को मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है, दो बड़े पॉइंट है कि यार एटॉमिक रेडियस है, उसको डायरेक्टली मेजर क्यों नहीं कर सकते। एक तो जो एटम है वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। ठीक है, एक सिंगल एटम हमको नहीं दिखेगा। और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उसकी जो पोजिशन है, यानी उसकी जो बाउंड्री है, वो भी अनसर्टेंट है। ठीक है, तो यार ये दो कारण है। अब यार समझते हैं एटॉमिक रेडियस को मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, देखो यार हम क्या करते हैं, दो पास पास के एटम लेते हैं। ठीक है, ये दो पास पास के एटम है, इसका जो न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो इसकी जो डिस्टेंस है, इसी के हाफ। ठीक है, इसी का हाफ क्या हो जाता है, एटॉमिक रेडियस। इसी के हाफ को हम मान लेते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, देखो वापस एक बार और। ठीक है, ये देखो ये एक एटम है, ये एक एटम है। ठीक है, दो पास पास के एटम हो गए। तो यार इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस है, उसकी जो डिस्टेंस है, यानी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, उसी का हाफ क्या होता है, एटॉमिक रेडियस। उसी का हाफ क्या हो गया, एटॉमिक रेडियस। देखो ध्यान से समझो। ठीक है, देखो यार ये एक एटम है, ये एक एटम है। ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस है, इसी का हाफ क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, इसी का हाफ एटॉमिक रेडियस हो जाएगा। तो इस तरह से हम मेजर करते हैं एटॉमिक रेडियस को। ठीक है, एक बार वापस बता देता हूँ। देखो ये एक एटम ले लिया, ये दूसरा एटम है। ठीक है, दो पास पास के हो, है ना, पास पास के होने चाहिए दोनों एटम। ठीक है, तो दो पास पास के एटम है। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया एंड ये इसका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो इसकी जो डिस्टेंस है, ठीक है, इन दोनों न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है ना, इसको हमने बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, इन दोनों की जो डिस्टेंस है, ये बी होगी, तो ए और बी है, उसी का हाफ क्या होता है, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, उसी का हाफ क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो दो जो एटम है, उसकी जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसी का हाफ क्या हो जाता है, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं यार। हाँ तो दोस्तों बात करते हैं टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस की। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस की। इसमें फर्स्ट है कोवलेंट रेडियस। ठीक है, इसमें पहली है कोवलेंट रेडियस। ठीक है, देखो कोवलेंट रेडियस कहाँ पाई जाती है, जब पास पास के जो एटम है आपस में कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हो, वहाँ जो रेडियस निकल के आती है वो होती है कोवलेंट रेडियस। ठीक है, अब देखो थोड़ा समझते हैं यार कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। ठीक है, देखो कोवलेंट बॉन्ड है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब होती है वहाँ बनते हैं। ठीक है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, देखो समझते हैं कैसे। ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने पाए जाते हैं, क्लोरीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यार इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इस क्लोरीन को, और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो होगा क्या, जो क्लोरीन है वो पास के क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके
क्या करेंगे, अपना ऑक्टेट पूरा कर लेंगे, ठीक है। और ये वाला भी क्लोरीन है, अपने पास वाले क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा और क्या हो जाएगा, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और जो आपस में जो बॉन्ड बनेगा वो होगा कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और ये ध्यान रखना है, थोड़ी ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। एटम्स और एटम्स के बीच में थोड़ी ओवरलैपिंग होती है यहाँ, ठीक है। तो ये जो यहाँ इनके बीच की जो रेडियस आएगी इसे हम बोलेंगे कोवलेंट रेडियस, ठीक है। अच्छा, रेडियस कैसे निकालते हैं, देखो ये एक एटम है, ये एक एटम है, आपस में कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए थोड़ी ओवरलैपिंग दिख रही होगी आपको। तो इसका जो न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है, इसको डिस्टेंस है, इसका हाफ क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस हो जाएगा, है ना। और जो रेडियस है इसको हम बोलेंगे कोवलेंट रेडियस, क्योंकि आपस में कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो जो कोवलेंट रेडियस निकल के आएगी वो इनकी डिस्टेंस का हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे हम कोवलेंट रेडियस है वो निकालेंगे, ठीक है। एक बार वापस समझा देता हूँ क्या हमने अभी तक पढ़ा। देखो हमने अभी पढ़ा टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस, इसमें फर्स्ट आया था कोवलेंट रेडियस, ठीक है। देखो जो कोवलेंट रेडियस है वो कहाँ पाई जाती है, जहाँ जो एटम है कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हो वहाँ पाई जाएगी कोवलेंट रेडियस, ठीक है। अच्छा, अब समझते हैं कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड है इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, वहाँ बनते हैं, ठीक है। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया था जैसे क्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन और क्लोरीन है, इसमें कैसे कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है इसको देखते हैं, ठीक है। देखो क्लोरीन होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें भी 7 हो गए। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो होगा क्या, ये जो क्लोरीन है अपने पास वाले क्लोरीन से क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। और ये वाला भी क्लोरीन अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। और जो बॉन्ड निकल के आएगा वो हो जाएगा कोवलेंट बॉन्ड। और यहाँ थोड़ी ओवरलैपिंग होती है, एटम एटम के बीच में ओवरलैपिंग पाई जाती है, ठीक है। तो ये होगी ये बन गया कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब देखो यार कोवलेंट रेडियस कैसे निकल के आएगी, इनकी जो रेडियस कैसे निकल के आएगी, ये इसका न्यूक्लियस हो गया इस एटम का, ये इस एटम का न्यूक्लियस हो गया। और हमने देखा था, देखो यार जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसी का हाफ होता है रेडियस, ठीक है। तो यार ये इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है ना, इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है इसका हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगी रेडियस, ठीक है। और यार जो इनके बीच में बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है तो रेडियस भी कौन सी आएगी, कोवलेंट रेडियस, इसको हम कहते हैं कोवलेंट रेडियस, ठीक है। तो यार ये जो एटम है, ये दो पास पास के एटम हो गए, है ना, इनकी जो बीच की डिस्टेंस होगी है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इसका हाफ, ठीक है, ये हो जाएगी रेडियस, ठीक है। और ये जो रेडियस कौन सी हो जाएगी, कोवलेंट रेडियस, क्योंकि बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और ये जनरली किस में पाए जाते हैं, नॉन मेटल्स में, ठीक है। ये जो कोवलेंट रेडियस है वो किस में बात, कोवलेंट रेडियस की हम जनरली किस में बात करते हैं, नॉन मेटल में, क्योंकि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो भी नॉन मेटल में ही बनते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है यार कोवलेंट रेडियस आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम बात, हाँ तो दोस्तों बात करते हैं मेटेलिक रेडियस की, ठीक है। हम देखेंगे मेटेलिक रेडियस कहाँ पाई जाएगी, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, अगर दो पास पास के एटम, ठीक है, ये एक एटम हो गया, ये एक एटम हो गया, अगर ये दोनों एटम हैं आपस में मेटेलिक बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हो तो वहाँ पाई जाएगी मेटेलिक रेडियस, ठीक है। आपस में क्या, मेटेलिक बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हो, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखना, जो एटम होते हैं यहाँ ओवरलैपिंग नहीं करते हैं, केवल एक दूसरे की सरफेस को टच करेंगे, ठीक है। देखो कोवलेंट बॉन्ड था, जहाँ कोवलेंट बॉन्ड बढ़ते हैं वहाँ क्या होता है, एटम एटम एक दूसरे पे ओवरलैपिंग कर जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे पे ओवरलैपिंग करते हैं। लेकिन मेटेलिक बॉन्ड जहाँ बनते हैं वहाँ एटम है एक दूसरे पे ओवरलैपिंग नहीं करते हैं, ये केवल एक दूसरे की सरफेस को टच करते हैं, ठीक है। तो आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस होगा, तो इनकी जो डिस्टेंस है इसी का हाफ हो जाएगी मेटेलिक रेडियस, ठीक है। ये दो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है इसका हाफ हो जाएगी मेटेलिक रेडियस, ठीक है। तो यार यहाँ भी देख लो, ये एक एटम है, ये एक एटम है, आपस में मेटेलिक बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ इनकी जो सरफेस है केवल सरफेस टच कर रही है एटम की, यहाँ ओवरलैपिंग वगैरह नहीं है, ठीक है। अब देखो जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये एक एटम हो गया, इसका ये न्यूक्लियस हो गया, इसका ये न्यूक्लियस हो गया, इसके बीच की जो डिस्टेंस है इसी का हाफ हो जाएगी मेटेलिक रेडियस, ठीक है। अब यार बात करते हैं वॉन डेर वाल रेडियस की, ठीक है। वॉन डेर वाल रेडियस की बात करते हैं यार, इसको काफ़ी समझने की जरूरत है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। देखो यहाँ कोई बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है, पहली बात यहाँ कोई बॉन्डिंग नहीं होगी, यहाँ केवल एक वीक अट्रैक्शन फोर्स है वो काम करेगा, वीक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, ठीक है। इसको समझते हैं, देखो कैसे। देखो यार ये दो एटम है, ये आपस में कोवलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ भी दो एटम है, ये भी आपस में कोवलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। लेकिन अब बहुत ध्यान से समझना, ये जो एटम है और ये जो एटम है इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है जो इनको जोड़े रख रहा है, ठीक है। बहुत ध्यान से वापस एक बार देखो, यार ये दो एटम थे जो आपस में कोवलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए थे, ये भी दो एटम थे जो आपस में कोवलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए थे। लेकिन ध्यान रखना, जो एक सेकंड से हटा देता हूँ, हाँ। अब देखो जो ये एटम है और ये जो एटम है यहाँ एक वीक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है जिसको हम बोलते हैं वॉन डेर वाल फोर्स, ठीक है।
यहाँ एक वीक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है जो दोनों ये और इस एटम को बांधे रख रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वॉन्डरवॉल फोर्स, ठीक है। तो यार ये पाया जाता है वॉन्डरवॉल रेडियस में। अब देखो यार इसकी रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो ये इसका न्यूक्लियस है और इसका जो न्यूक्लियस है इसकी डिस्टेंस है, इसी का हाफ हो जाएगी वॉन्डरवॉल रेडियस, ठीक है। अब देखो यार एक बार फटाफट से वापस बता देता हूँ, वॉन्डरवॉल रेडियस में हमने क्या पढ़ा। देखो यहाँ कोई बॉन्डिंग नहीं होगी, यहाँ केवल एक वीक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, ठीक है। ये दो एटम थे, है ना, जो आपस में कोवलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ रहे थे। ये भी दो एटम है, ये आपस में कोवलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो होगा क्या, एक सेकेंड, ये जो एटम है और ये जो एटम है, ठीक है, आपस में यहाँ एक वीक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है जिसको हम बोलते हैं वॉन्डर वॉल फोर्स, जिससे बंधे हुए हैं, ठीक है। तो यार इस एटम की न्यूक्लियस, इस एटम का न्यूक्लियस और इस एटम के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है इसी का हाफ हो जाएगा वॉन्डर वॉल रेडियस, ठीक है। अब देखो यार तीनों जो हमने रेडियस पढ़ी है, ठीक है, वॉन्डरवॉल रेडियस, मेटेलिक रेडियस और कोवलेंट रेडियस, इसमें सबसे बड़ी कौन सी होती है ना, और सबसे छोटी कौन सी होती है ये देखते हैं। देखो वॉन्डरवॉल रेडियस है, देखो यार यहाँ ये सबसे बड़ी होगी, क्यों, देखो यार इस एटम और इस एटम के बीच में कितनी ज़्यादा डिस्टेंस है, ठीक है, तो यार ये सबसे बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब जबकि कोवलेंट में देखें हम, एक सेकेंड, देखो जो कोवलेंट था वहाँ तो ओवरलैपिंग पाई जा रही थी, ठीक है, ये एटम और इस एटम के बीच में ओवरलैपिंग पाई जा रही थी, तो डिस्टेंस बहुत कम थी, ठीक है। जबकि मेटेलिक में सरफेस टच कर रही थी, ठीक है, तो इससे तो ज़्यादा थी लेकिन वॉन्डर वॉल से कम होगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो रेडियस है वो वॉन्डर वॉल की होगी, फिर मेटेलिक की होगी और कोवलेंट की होगी, ठीक है। वॉन्डर वॉल की क्यों है, क्योंकि यार यहाँ एटम और एटम के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। मेटेलिक में क्या हो रहा था, एटम और एटम एक दूसरे की सरफेस को टच कर रहे थे, ठीक है, इसलिए सेकंड पे ही आ गया। और सबसे कम होती है कोवलेंट रेडियस, ऐसा क्यों होता है, देखो यहाँ एटम और एटम एक दूसरे पे ओवरलैपिंग कर रहे हैं, इसलिए सबसे कम ये हो जाएगी, ठीक है। एक बार वापस देखो, वॉन्डर वॉल है, ठीक है, जो वॉन्डर वॉल रेडियस है वो सबसे ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ एक एटम और एक एटम है, यहाँ देखो कोई बॉन्डिंग तो होती नहीं है, एट्रैक्शन फोर्स काम करता है, तो यहाँ इन दोनों एटम के बीच की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए वॉन्डर वॉल रेडियस है वो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। अब मेटेलिक रेडियस की बात करें तो देखो यार जो मेटल एक एटम और एक एटम है, दूसरा एटम है, ये क्या करते हैं, एक दूसरे की सरफेस को टच करते हैं, ठीक है, तो दूसरे पे आ गई मेटेलिक रेडियस। जबकि कोवलेंट रेडियस में क्या होता है, दोनों एटम है एक दूसरे पे थोड़ी ओवरलैपिंग कर लेते हैं, जिससे क्या है रेडियस और कम हो जाती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगी वॉन्डर वॉल रेडियस, फिर हो जाएगी मेटेलिक रेडियस और फिर हो जाएगी कोवलेंट रेडियस, ठीक है। अब देखो यार आगे चलते हैं, ठीक है। देखो जो पीरियड में अगर हम लेफ्ट से राइट जाएं, ठीक है, तो क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इससे साइज कम हो जाती है, ठीक है। जैसे यार ये पीरियोडिक टेबल दिख रही होगी आपको, ठीक है, अगर हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएं तो क्या होगा, लिथियम है इसकी साइज सबसे ज़्यादा हो जाएगी, फिर बेरिलियम है इसकी कम हो जाएगी लिथियम से, फिर बोरोन की, फिर कार्बन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, और सबसे कम हो जाएगी फ्लोरीन की, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं जेड इफेक्टिव क्या होता है और इसकी वजह से साइज क्यों कम हो रही है, ठीक है। देखो यार ये एक एटम है, ठीक है, ये एक एटम है, ठीक है, इसके बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, मतलब पॉजिटिव पार्ट होता है, ठीक है। ये एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन्स होंगे, मतलब पॉजिटिव पार्ट होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन है इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे होंगे, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, जेड इफेक्टिव क्या होता है, जो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव है, तो ये जो न्यूक्लियस है, ये इसमें पॉजिटिव पार्ट है, प्रोटॉन्स है, इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जो न्यूक्लियस है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसको अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो यार ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव पार्ट है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन तो, और न्यूक्लियस में है प्रोटॉन्स, ठीक है, तो इसको अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन बाकी जो के इलेक्ट्रॉन है इसको रिपल्सन भी देंगे, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन भी देंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन होता है, ठीक है, इसलिए। तो क्या होगा यार, एक जो नेट फोर्स होगा, ठीक है, नेट अट्रैक्शन फोर्स होगा, है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, वही होता है जेड इफेक्टिव, ठीक है। देखो एक बार वापस देखो, ये है एक एटम, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो इसमें प्रोटॉन्स होंगे, मतलब पॉजिटिव पार्ट होगा, ठीक है। अब देखो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, लेकिन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन है इसको थोड़ा रिपल भी करेंगे, है ना। तो ये जो नेट अट्रैक्शन फोर्स बचता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, है ना, न्यूक्लियस के द्वारा, वो होता है क्या, जेड इफेक्टिव। अब ध्यान से समझना यार, ये जितना ज़्यादा होगा तो साइज भी उतनी ही कम होगी, क्यों, देखो यार अगर ये बहुत ज़्यादा है जेड इफेक्टिव, तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या है, पास आ जाएंगे थोड़े, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पास आ जाएंगे, तो क्या होगा, साइज थोड़ा कम होने लग जाएगा, ठीक है, ये इसके पास आ जाएंगे न्यूक्लियस के, तो क्या होगा, साइज कम होने लग जाएगा, ठीक है। इसलिए यार जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा साइज भी उतनी ही कम होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो जो जेड इफेक्टिव होता है, एक और बात बता देता हूँ, देखो यार जो जेड इफेक्टिव होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के, ठीक है।
क्या जेड इफेक्टिव है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल नेगेटिव चार्ज के। इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। देखो यार, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस पे, वो उतनी ताकत से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो यार जेड इफेक्टिव उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। और जेड इफेक्टिव अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा यार, जो इलेक्ट्रॉन है ये पास आ जाएंगे और साइज कम हो जाएगी, ठीक है। तो यार जरूर याद रखना, जेड इफेक्टिव है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के। और अगर जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो साइज कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी साइज कम? क्योंकि यार ये ज़्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और ये पास आ जाएंगे और साइज कम हो जाएगी, ठीक है। तो यार ये हो गया। अब यार आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम यार ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है। देखो ग्रुप में अगर हम टॉप से बॉटम पे जाएं तो क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती है, इससे क्या होता है, साइज बढ़ जाती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखना। देखो यार पीरियोडिक टेबल पे आ चुके हैं हम, ठीक है। हम टॉप से बॉटम पे जाएं, है ना। अगर हम टॉप से बॉटम पे जाएं तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है, जिससे क्या है, साइज भी बढ़ रही है। जैसे हाइड्रोजन है, अगर हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं यहाँ तो हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी लिथियम की, फिर होगी सोडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर रुबिडियम की, फिर सीजियम की। ऐसे ऊपर से नीचे जाने पे, यानी टॉप से बॉटम पे जाने पे साइज बढ़ती है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यार हमने दो चीज़ें पढ़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, ठीक है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इस वजह से साइज कम हो जाती है, ठीक है। जेड इफेक्टिव बढ़ता है इसलिए साइज कम हो जाती है। और टॉप से बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, टॉप से बॉटम जाने पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है, इससे क्या हो रहा है, साइज बढ़ती है, ठीक है। टॉप से बॉटम तक हम जाते हैं तो साइज बढ़ती है। अब यार हम बात करते हैं आयनिक रेडियस की, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यार, 90% क्वेश्चन है नीट में यहीं से आते हैं, आयनिक रेडियस से, ठीक है। तो यार जो अब तक पढ़ा है बहुत काम देगा इसको समझने के लिए, ठीक है। तो यार ये इतना सा पार्ट है, इसको समझ लिया तो लगभग आयनिक रेडियस खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, देखो जो एटम होते हैं, ठीक है, जो एटम है अगर हम उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या होगा, प्रोटॉन बढ़ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, ठीक है। और जो जेड इफेक्टिव है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पॉजिटिव चार्ज के, ठीक है। यानी प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव पार्ट बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ जाएगा और साइज है वो कम हो जाएगी, यानी एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी, ठीक है। रेडियस कम हो जाएगी, साइज कम हो जाएगी, मतलब रेडियस भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो वापस देखो, एक एटम है, इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या हुआ, पॉजिटिव पार्ट ज़्यादा हो गया, यानी प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, यानी पॉजिटिव पार्ट ज़्यादा हो गया और इलेक्ट्रॉन कम हो गए। और जो जेड इफेक्टिव है, ठीक है, जो जेड इफेक्टिव है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के, ठीक है। तो क्या होगा यार, तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रोटॉन बढ़ गए यानी पॉजिटिव पार्ट बढ़ गया तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा और जो साइज है वो कम हो जाएगी, ठीक है। जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा लेकिन साइज है वो कम हो जाएगी साहब। और जो एटॉमिक रेडियस है वो भी कम हो जाएगी, देखो साइज कम होगी तो एटॉमिक रेडियस भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यार ये है, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन कम किया तो सोडियम प्लस बन गया, ठीक है। सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन कम किया तो सोडियम प्लस बन गया साहब, ठीक है। अब देखो यार, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के, ठीक है। जहाँ पॉजिटिव पार्ट ज़्यादा होगा यानी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसका जेड इफेक्टिव भी ज़्यादा होगा। तो यार जो Na प्लस है, सोडियम प्लस है, वहाँ जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, उसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, लेकिन एटॉमिक रेडियस है यानी साइज है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से यार जो सोडियम है उसका ज़्यादा हो गया साइज सोडियम प्लस की तुलना में, ठीक है। तो यार इतनी सी बात थी, देखो एक बार वापस, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। तो सोडियम है और सोडियम प्लस है, इसमें से यार देखो आपको बताना है कि साइज किसका ज़्यादा होगा, यानी एटॉमिक रेडियस किसकी ज़्यादा होगी। तो सिंपल सा है, देखो जेड इफेक्टिव दोनों में से इसका ज़्यादा है, ठीक है। जेड इफेक्टिव Na प्लस सोडियम प्लस का ज़्यादा है क्योंकि इसमें पॉजिटिव पार्ट ज़्यादा है, तो लेकिन साइज कम हो जाएगी। जेड इफेक्टिव ज़्यादा तो साइज कम, या जेड इफेक्टिव कम तो साइज ज़्यादा हो जाएगा। तो इसकी साइज ज़्यादा हो जाएगी सोडियम से, मतलब सोडियम है उसकी साइज ज़्यादा हो जाएगी सोडियम प्लस की तुलना में। अब देखो हम एनाइनिक रेडियस की बात कर लेते हैं। अगर क्या हो यार, एक एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए तो यार जस्ट उल्टी बात हो जाएगी पूरी। देखो हमने एक एटम में इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो क्या हो रहा है, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन पार्ट बढ़ रहा है और प्रोटॉन है वो कम हो रहा है। मतलब देखो जेड इफेक्टिव होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के, ठीक है। तो यानी जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो यानी जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, और अगर जेड इफेक्टिव कम हो गया तो साइज बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यार इसलिए देखो जो हम क्लोरीन की बात करें और क्लोरीन माइनस की, तो इन दोनों में से साइज किसकी ज़्यादा होगी। देखो क्लोरीन माइनस है यानी जेड इफेक्टिव का क्या होगा, कम होगा। देखो जेड इफेक्टिव इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के, तो जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा लेकिन साइज है वो ज़्यादा हो जाएगी क्लोरीन माइनस की, ठीक है। तो यार इसकी साइज ज़्यादा हो जाएगी, क्लोरीन में से क्लोरीन माइनस की साइज ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब यार एक ये भी कह सकते हो कि जो एटम रेडियस होती है वो
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव चार्ज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव चार्ज के, ये भी कहा जा सकता है। ठीक है, जो रेडियस है यानी साइज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव चार्ज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव चार्ज के। ठीक है, तो यार अगर हम सेम एटम की बात करें, जैसे सोडियम सोडियम में है ना, क्लोरीन और क्लोरीन माइनस में, तो ये हो जाएगा जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी नेगेटिव चार्ज की और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज की। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है उसमें भी यही होगा। देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम हो। ठीक है, जैसे कि यार ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, सब में 10 के 10 इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ भी यही लागू होगा। जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नेगेटिव चार्ज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी पॉजिटिव चार्ज के। ठीक है, जैसे हम ये क्वेश्चन करें। हाँ तो दोस्तों यार अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यार n और n माइनस में रेडियस कहाँ ज़्यादा होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखो रेडियस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव चार्ज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज के। मतलब नेगेटिव चार्ज जहाँ ज़्यादा रेडियस भी ज़्यादा। ठीक है, तो n और n माइनस में रेडियस ज़्यादा किसकी होगी, n माइनस की। ठीक है, सिंपल सा है। अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्या यार आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में सब जगह 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यार देखो रेडियस है अभी भी बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव चार्ज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव चार्ज के। यानी नेगेटिव चार्ज जहाँ ज़्यादा रेडियस भी वहाँ ज़्यादा। ठीक है, तो देखो यार यहाँ यहाँ और यहाँ नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सबसे ज़्यादा जहाँ नेगेटिव चार्ज होगा उसकी रेडियस भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, उसकी रेडियस भी उतनी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है N3 माइनस में, है ना। तीन नेगेटिव चार्ज है, 3 नेगेटिव चार्ज है, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा N3 माइनस का, फिर हो गया O2 माइनस का और फिर हो गया F माइनस का। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नेगेटिव चार्ज के, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव चार्ज के। मतलब पॉजिटिव चार्ज जहाँ ज़्यादा उतनी ही कम रेडियस। ठीक है, देखो यहाँ तीनों में पॉजिटिव चार्ज है ना। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है एल्यूमिनियम +3 में, तो सबसे कम रेडियस हो जाएगी इसकी, है ना, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव चार्ज के। ठीक है, फिर है मैग्नीशियम +2 में और फिर सबसे कम पॉजिटिव चार्ज है सोडियम का, तो सोडियम की ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से इसका पूरा ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, एक बार वापस देखो, सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है N3 माइनस का, इसलिए सबसे ज़्यादा रेडियस इसकी हो जाएगी, फिर O2 माइनस की हो जाएगी और F माइनस की हो जाएगी। फिर आता है क्या, सोडियम। देखो क्यों, क्योंकि देखो सोडियम एल्यूमिनियम +3 और मैग्नीशियम +3 में सबसे कम पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस, तो सोडियम आ जाएगा, फिर मैग्नीशियम +2 आ जाएगा और फिर एल्यूमिनियम +3 आ जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम +3 है वो उसकी सबसे कम होगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के। तो पॉजिटिव चार्ज जहाँ ज़्यादा वहाँ रेडियस कम। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नीट के क्वेश्चंस करते हैं अब। ठीक है, देखो यार ये है CBSE AIPMT 2015 का क्वेश्चन। ठीक है, बताना है यार रेडियस कहाँ से ज़्यादा होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है यार, अभी भी पढ़ा है। रेडियस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती नेगेटिव चार्ज के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव चार्ज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव चार्ज के। ठीक है, तो देखो ऑर्गन K+ और Ca+2। ठीक है, तो देखो यार यहाँ ये तो न्यूट्रल है और यहाँ दोनों में पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो यार ये क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज के। ठीक है, तो जहाँ पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा वहाँ रेडियस भी सबसे कम। ठीक है, तो यार यहाँ पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है तो रेडियस सबसे कम उसकी हो जाएगी, फिर हो जाएगी K+ की और सबसे ज़्यादा हो जाएगी Rn, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ठीक है, तो यार यही हो जाएगी ऑर्डर। तो देखो यार ये वाला हो जाएगा कैल्शियम +2 की सबसे कम, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना पॉजिटिव चार्ज के। पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है कैल्शियम +2 में, फिर आ जाएगी पोटेशियम प्लस पे, फिर सबसे ज़्यादा हो जाएगी आर्गन के, क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो उसकी कहीं, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो सबसे ज़्यादा उसकी हो जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये है CBSE AIPMT 2014 का क्वेश्चन। ठीक है, तो उस एक एक ऑप्शन देखते हैं, बताना है करेक्ट कौन सा है ना। सबसे पहले फर्स्ट वाला देखते हैं। ठीक है, देखो हाइड्रोजन माइनस, हाइड्रोजन प्लस और हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन माइनस की। ठीक है, क्योंकि रेडियस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव चार्ज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज के। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन माइनस है सबसे ज़्यादा उसकी हो जाएगी और सबसे कम किसकी हो जाएगी, H+ की। ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव चार्ज के और न्यूट्रल है, बीच में आ जाएगा, तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो यार फर्स्ट तो गलत है, जो H+ है वो सबसे कम होना चाहिए था ना। ठीक है, इसलिए तो ये सब गलत हो गया, है ना। करेक्ट बताना है अपन को, है ना। तो फर्स्ट वाला तो इनकरेक्ट हो गया। अब दूसरा देखते हैं। देखो यार सोडियम +2
F माइनस और O2 माइनस, इसमें सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी? O माइनस में, ठीक है, क्योंकि यार रेडियस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव चार्ज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव चार्ज के, तो जो नेगेटिव चार्ज है सबसे ज़्यादा है O माइनस का, O2 माइनस का, फिर आ जाएगा F माइनस और सबसे कम हो जाएगी सोडियम की, ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये भी गलत है ना। थर्ड वाला देखें तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि O2 माइनस की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, फिर F माइनस की, फिर सोडियम प्लस की, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो लास्ट वाला देखें तो देखो यार एल्यूमिनियम +3 है, इसकी सबसे कम होनी चाहिए थी क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है यहाँ, फिर Mg+2 की होनी चाहिए थी और सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी N3 माइनस की क्योंकि नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है यहाँ, ठीक है, तो यार ये भी गलत हो गया, तो चारों ही क्वेश्चन ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब देखो यार एक और क्वेश्चन है AIPMT 2010 का, ठीक है, बहुत ही सिंपल है यार। देखो कैल्शियम +2 दे रखा है, K+ दे रखा है, S2 माइनस दे रखा है और कैल्शियम माइनस, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा यार? देखो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इसकी हो जाएगी S2 माइनस की, एक सेकेंड, S2 माइनस की सबसे ज़्यादा हो जाएगी, फिर हो जाएगी क्लोरीन माइनस की, फिर हो जाएगी किसकी? K+ की, और फिर हो जाएगा कैल्शियम +2 की, ठीक है, तो ये जहाँ होगा वो सही आंसर हो जाएगा, शायद ये वाला है, हाँ ये वाला हो जाएगा। अब यार चलते हैं AIPMT 2012 के क्वेश्चन पे, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, ठीक है। देखो पढ़ते हैं पहला स्टेटमेंट, अमोंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है। देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में क्या होता है? रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव चार्ज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज के, ठीक है, यानी जितनी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ज़्यादा रेडियस, ठीक है, और जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज़्यादा रेडियस हो जाएगी, ठीक है, जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही कम रेडियस हो जाएगी, ठीक है। तो आगे क्या है? स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द केटाइन, जितना कम केटाइन में पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी रेडियस ज़्यादा होनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ क्या लग रहा है? स्मॉलर, देखो स्मॉलर नहीं कि लार्जर, ठीक है, तो ये गलत हो गया। देखो जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा केटाइन में उतनी ज़्यादा रेडियस होगी, ठीक है, तो यार ये गलत लिख रखा है, स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस, ठीक है, तो आयनिक रेडियस तो उतनी ही लार्जर होनी चाहिए, ठीक है, जितना कम नेगेटिव चार्ज होगा उतनी तो रेडियस होगी, तो गलत हो गया पहला वाला, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, अमोंग द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, अगर नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा रेडियस होगी, ठीक है, तो सही है ये, लार्जर इज दी आयनिक रेडियस, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है कि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा आयनिक रेडियस भी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो पहला ही गलत हो गया, बाकी ये तो सही है। अब देखो यार अपने पढ़ रखा है कि हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयनिक रेडियस कम होती है और टॉप से बॉटम जाते हैं तो क्या होता है? आयनिक रेडियस बढ़ती है, यानी साइज बढ़ती है क्योंकि सेल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, और लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयनिक रेडियस क्यों कम होती है? जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है होता है, ठीक है, तो यही है, क्या लिखा हुआ है? एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज, ठीक है, हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो इंक्रीज करती है ऑफ मूविंग डाउन टू द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, बिल्कुल सही है कि हम टॉप से बॉटम पे जाएंगे तो क्या होगा? आयनिक रेडियस है यानी एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ेगी, ठीक है। अब एटॉमिक रेडियस से लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कम होती है, ठीक है, तो वही लिख रखा है एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज वन मूव अक्रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कम हो गई, ठीक है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ठीक है, तो यार फर्स्ट ऑप्शन है वही गलत हो गया, बाकी तो सब सही है, ठीक है। अब अब देखो यार नीट 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस समझना इसको, है ना, क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि जो एलिमेंट है ना, ये जितने भी एलिमेंट है दे रखे हैं जो, अगर ये अपने सबसे पास के नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसको अचीव करते हैं तो सबसे ज़्यादा लार्जर आयन कौन सा बन जाएगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा लार्जर आयन कौन सा होगा, ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखना एक बार वापस में बताता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जितने भी एलिमेंट है चारों, अगर ये अपने पास के जो सबसे पास वाला नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसको अचीव करते हैं तो सबसे लार्जर आयन कौन सा होगा, ठीक है। अब देखो इसका इन सबका सबसे पास वाला जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो नियोन का आता है कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब देखो एक एक करके देखते हैं। देखो ऑक्सीजन है उसको अपना सबसे पास वाला नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है, तो देखो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन और लेने पड़ेंगे तब जाके इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नियोन के जैसा हो जाएगा, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके तो ओ पे आ जाएगा O2 माइनस, ठीक है। जैसे फ्लोरीन है उसमें 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 10 करने तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा तो F माइनस हो गया, ठीक है। देखो जो नाइट्रोजन है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसको यार अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना है, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन अपने करने हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे तो नाइट्रोजन में 3 माइनस हो जाएगा। देखो सोडियम होता है उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो यार इसको अगर 10 पे जाना है तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ेगा तो सोडियम प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यार हमने अभी भी पढ़ा है, ठीक है,
जो देखो यार जहाँ देखो रेडियस है वो कहाँ सबसे ज़्यादा होती है, नेगेटिव चार्ज की, ठीक है। और रेडियस अगर ज़्यादा होगी तो जो आयन है वो भी सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव चार्ज के। तो देखो नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा कहाँ है, एन नाइट्रोजन पे है, नाइट्रोजन 3- है सबसे ज़्यादा। तो यार यही सबसे बड़ा आयन हो जाएगा, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था। अब देखो यार आगे चलते हैं, ठीक है। हमने देखा था अगर हम टॉप से बॉटम पे जाएं, ठीक है, हमको पता है यार अगर हम टॉप से बॉटम पे जाते हैं तो क्या होता है, साइज बढ़ती है, ठीक है। टॉप से बॉटम पे जाते हैं हम तो साइज बढ़ती है, ठीक है। पेरियोडिक टेबल में अगर हम टॉप से बॉटम पे जाएं तो साइज इंक्रीज होती है, ठीक है ना। जनरली यही होता है। लेकिन यार ग्रुप 13 में हमको थोड़ा सा चेंज देखने को मिल जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रुप 13 यानी बोरोन फैमिली है, वो हमको एक थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ऊपर से नीचे जाए तो जनरली होना क्या चाहिए था, ठीक है, बोरोन से ज़्यादा होना चाहिए था एल्यूमिनियम का, फिर होना चाहिए था गैलियम का, फिर इंडियम का, फिर थैलियम का, ठीक है। लेकिन यार थोड़ा सा इंटरचेंज देखने को मिलता है हमको कहाँ, इन दोनों एलिमेंट में, ठीक है। देखो वैसे होना क्या चाहिए था, एल्यूमिनियम से ज़्यादा होनी चाहिए थी गैलियम की साइज, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है। देखो गैलियम है उससे ज़्यादा साइज हो जाती है एल्यूमिनियम की, ठीक है। तो यार ऑर्डर क्या आ जाता है, बोरोन, बोरोन के बाद यहाँ इंटरचेंज देखने को मिलता है एल्यूमिनियम और फिर गैलियम आना चाहिए था ना, लेकिन हो जाता है उल्टा, गैलियम है आता है फिर इससे ज़्यादा हो जाती है एल्यूमिनियम की, फिर तो सेम है ना, इंडियम और थैलियम, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, है ना। एक बार वापस देखो ग्रुप 13 में हम बात करें तो होना क्या चाहिए था ऑर्डर, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, लेकिन यहाँ दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। बोरोन के बाद आ जाता है गैलियम और गैलियम से ज़्यादा हो जाएगा एल्यूमिनियम का, ठीक है। फिर तो सेम है इंडियम, थैलियम, ठीक है। इससे क्या नीट में क्वेश्चन भी आया था। अब यार देखो यार नीट 2018 का क्वेश्चन है, इसमें ग्रुप 13 है, उसकी एटॉमिक रेडियस है, उसके बारे में पूछ रखा है उसका ऑर्डर। अभी जस्ट हमने ये पढ़ाई है कि ये ऑर्डर होता है, ठीक है। जो एल्यूमिनियम और गैलियम है इंटरचेंज देखने को मिलता है अपन को, ठीक है। एल्यूमिनियम है उसकी साइज गैलियम से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। होना तो क्या चाहिए था यार, टॉप से बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ती है, लेकिन यहाँ इंटरचेंज हो जाता है और ऑर्डर ये आ जाता है, ठीक है। तो यार ये ऑप्शन में जहाँ है वो इसका आंसर हो जाएगा। देखो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बोरोन, फिर आ जाता है गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम और थैलियम, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा यार इसका रीजन को भी समझते हैं कि क्यों जो गैलियम है इसकी शायद एल्यूमिनियम से कम हो जाती है, इसको समझते हैं, ठीक है। देखो इसका मेन रीजन होता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इसको भी समझना पड़ेगा। अब देखो अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें, ठीक है, तो गैलियम से पहले क्या होता है, 3D सीरीज आ जाती है सबसे पहले, ठीक है। गैलियम से पहले क्या आ जाती है, 3D सीरीज। अब देखो उससे होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D में जाएंगे और जो डी ऑर्बिटल होता है उसकी शील्डिंग बहुत ही पुअर होती है। अब देखो एक बार वापस मैं बता देता हूँ। देखो जो गैलियम और जो कैल्शियम से गैलियम के बीच में 3D सीरीज आ जाती है, जिससे क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D में जाते हैं। तो गैलियम में देखोगे आपके 10 इलेक्ट्रॉन है 3D में फुलफिल हो गए, ठीक है, 3D में फिल हो गए। अब देखो जो डी ऑर्बिटल होता है उसकी जो शील्डिंग होती है वो बहुत ही पुअर होती है, ठीक है। जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है उसकी शील्डिंग बहुत ही पुअर होती है। थोड़ा सा समझते हैं शील्डिंग क्या होता है और इसके पुअर होने से ये जो साइज है वो कम कैसे होगी, ठीक है। तो यार आपको थोड़ा सा जेड इफेक्टिव आता है तो समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। देखो होता क्या है, जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो ये सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन क्या होता है यार, जो बाकी के इलेक्ट्रॉन है इसको थोड़ा सा रिपल्सन करते हैं, ठीक है। लेकिन जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्सन है इसको बहुत कम कर पाते हैं, जिससे क्या होगा, ये जो अट्रैक्शन है वो बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रॉन है पास आ जाता है और भी, ठीक है, और भी पास आ जाता है न्यूक्लियस के, जिससे क्या होता है साइज कम हो जाती है, ठीक है। तो ये रीजन है इसका, ठीक है। तो यार जो और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, देखो शील्डिंग इफेक्ट जो यार ये जो रिपल्सन लगा रहे हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन लगा रहे हैं, यही होता है शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। जो डी और एफ है वहाँ ये शील्डिंग इफेक्ट बहुत कमजोर हो गया, जिससे क्या होगा, जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो यार ये देखो ये ऑर्डर भी है शील्डिंग इफेक्ट का, जेड इफेक्टिव में मैंने बताया था, ठीक है। एस पी डी एफ जो होते हैं, ठीक है, तो एस का सबसे ज़्यादा होता है शील्डिंग इफेक्ट, मतलब रिपल्सन जो करते हैं इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्सन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है एस ऑर्बिटल का, फिर पी का, और डी और एफ में बहुत ही पूर हो जाती है शील्डिंग, ठीक है। तो यार ये पढ़ाया था मैंने, है ना, जेड इफेक्टिव वाली वीडियो में। अगर ये सही समझ में नहीं आया तो आप एक बार वो वीडियो देख लेना, ठीक है। तो यार इसलिए ये ऑर्डर आ जाता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका रीजन भी जरूर याद रखना, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यार हम लेंथेनर्ड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं लेंथेनर्ड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। जो डी ब्लॉक है, वैसे तो हम यहाँ जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे तब भी लेंथेनर्ड कॉन्ट्रैक्शन को देखेंगे, है ना, लेकिन यहाँ भी पढ़ लेते हैं,
है ना। अब चलते हैं आगे। देखो जो हाफ नियम होता है उससे पहले क्या होता है, लेंथेनॉइड सीरीज आती है, ठीक है। समझते हैं यार लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है। तो यार जो हाफ नियम है उससे पहले लेंथेनॉइड सीरीज आ जाती है ना। तो होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो फिल करते हैं एफ ऑर्बिटल में, ठीक है। अब देखो एफ ऑर्बिटल जो होता है उसकी शिल्डिंग होती है वो तो सबसे कम होती है, ठीक है, डी से भी कम होती है ना। तो पुअर शिल्डिंग होगी एफ ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है उसकी, जिससे क्या होगा, जेड इफेक्टिव ज़्यादा हो जाएगा और साइज कम हो जाएगी, ठीक है। तो यार ये इसकी वजह से क्या होता है, साइज कम हो जाती है। तो यार इसके आगे के जितने भी एलिमेंट हैं इसके साइज बढ़ नहीं पाती है, ठीक है। इसके आगे के जितने भी एलिमेंट हैं उसकी साइज है वो बढ़ नहीं पाती है, लगभग बराबर हो जाती है, ठीक है। ऊपर वाले जो एलिमेंट है इसके लगभग बराबर हो जाती है। और ये हमको देखने को मिलता है इसका इफेक्ट 4 से मतलब 4th ग्रुप से 12th ग्रुप तक हमको इफेक्ट देखने को मिलता है। होता क्या है, जो 4D और 5D जो है उसके जो साइज है वो लगभग बराबर हो जाती है, ठीक है। ये जो साइज है इसके आगे, ठीक है, क्या होता है, इसकी साइज है वो बराबर हो जाती है लगभग। इसका रीजन होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। क्या होगा, देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो एफ में फिल होंगे, जिससे क्या होगा, इसकी पुअर शिल्डिंग होती है एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की, है ना। तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा और साइज कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए क्या होता है, देखो जैसे हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ता है, लेकिन होता क्या है, साइज बढ़ नहीं पाता। यहाँ जो साइज है इनका ये सेम हो जाता है, ठीक है। इसका साइज है सेम हो जाता है और इसका इफेक्ट हमको कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलता है, 4th ग्रुप से 12th ग्रुप तक, है ना। जो 4D और 5D जो है सीरीज उसके जो एलिमेंट है उसका जो साइज है लगभग सेम होता है, ठीक है। ठीक है, देखो यार हम पीरियोडिक टेबल में भी देखें तो यार ये जो साइज है ये सब सेम हो जाता है, ठीक है। 4 से 12 ग्रुप तक का जो साइज है यहाँ तक का वो सब सेम हो जाता है, ठीक है। जो 5th पीरियड और 6th पीरियड में ये जो साइज है सेम हो जाता है, ठीक है, 4 से 12 ग्रुप तक, ठीक है। तो ये होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, है ना। डी ब्लॉक में भी पढ़ेंगे हम इसको। हाँ तो दोस्तों इस तरह से हमारी वीडियो खत्म होती है एटॉमिक रेडियस पे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ यार कमेंट करें, ठीक है। टाटा बाय बाय।